हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में एक चर्चा करने जा रहा हूं एक विशेष मुद्दे पर। दोस्तों, आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा 1946 की नौसेना विद्रोह का। 1946 की नौसेना विद्रोह। अब कहोगे हाँ सर, नौसेना विद्रोह तो सुना है हमने। आपको एक चीज क्लियर होगी कि आज यानी कि 18 फरवरी 1946 को यह विद्रोह हुआ था, यानी कि आज उसका 80वीं वर्षगांठ है। 80वां इसका एक तरीके से कहा जाए कि इस विद्रोह का 80वां वर्ष है। तो इसी 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ में 1946 के उस नौसेना विद्रोह के बारे में चर्चा करूंगा, उन सभी बारीकियों की चर्चा करूंगा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह हमारी आजादी के लिए ब्रिटिश सत्ता पर किया गया एक अंतिम प्रहार था। जस्ट वॉज द लास्ट अटैक ऑन द ब्रिटिश एम्पायर फॉर आवर फ्रीडम। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या यह एक महज बगावत थी जिसको कुछ दिन के बाद, महीने 2 महीने के अंदर ब्रिटिश सत्ता ने इसको कह सकते हो कि समाप्त कर दिया, या इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, या स्वतंत्रता का एक निर्णायक युद्ध था। वाज द कह सकते हैं कि ये एकदम फुल एंड फाइनल बगावत थी। क्या था ये? तो इस पर हम लोग एक विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज से 80 साल पहले हमारी आजादी के लिए, और एक ऐसा मुद्दा जिस पर सोचिएगा कि जिसमें किसी प्रकार का राजनीतिक शक्तियों का, राजनीतिक पार्टियों का कोई सहयोग नहीं था। जबकि 1857 के विद्रोह के समय में, उस समय के जब सैनिकों ने विद्रोह किया इसी प्रकार से, तो उनका साथ दिया था उस समय के सभी राजे रजवाड़ों ने। चाहे वो मुगल बादशाह हो, 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने भी विद्रोह किया था उस समय, या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, आपकी ब्रिजेश कादिर, और आपके हजरत महल, अवध के नवाब, जगदीशपुर आरा के बाबू कुंवर सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग। इन सब लोगों ने, जनरल वक्त खां से लेकर के तमाम तरह के लोग जिन्होंने उस समय पर ये साथ दिया था। लेकिन इस समय क्या हुआ था? नौसेना का विद्रोह, वो भी सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था, ये भी सैनिक विद्रोह से, लेकिन कुछ समय के बाद इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। कारण था, इसको राजनीतिक सत्ता का समर्थन प्राप्त नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों, कैसे, किस तरीके से, यह बहुत जरूरी है इसके पहलुओं की पड़ताल करना कि किस तरीके से इसने काम किया। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए मैं बताता चलता हूं सबसे पहले कि इतिहास वैकल्पिक विषय का हमारा नया बैच फरवरी का, ये आपके 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 28 फरवरी तक इसमें एडमिशन हो सकते हैं। तो अभी आप इसमें 16 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ, जिसकी अभी केवल एक लेक्चर हमारा निकला है, इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। और इसका जो लक्ष्य है वो है आपका कि आप लोगों को 300 प्लस अंक दिलवा करके प्रॉपर IAS की पोस्ट दिलवाना। और ऑप्शनल में अगर 300 प्लस अंक लाए जा सकते हैं हिंदी माध्यम में, तो समझ लेना वो है इतिहास। अदर किसी सब्जेक्ट में इतनी समझ लीजिए कि गहराई नहीं है, बहुत कम लोग हैं कि जो इतना मार्क्स गेन कर सके। लेकिन 300 प्लस इतिहास में एक साधारण से साधारण छात्र भी ला सकता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ने वाला विषय है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अभी आप MK लाइव कोड के माध्यम से इसे मात्र 14,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख है। तो फटाफट इस बैच को आप लोग ज्वाइन करिए। और GS का बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो GS का बैच भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। निर्माण फरवरी का मॉर्निंग बैच है, जो 26 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। और इसमें आपको जो 2028 का जो बैच है, जिसकी 3 साल 4 साल वैलिडिटी है, उसको आप MK लाइव कोड के माध्यम से 32,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों लेग में से किसी में भी आप चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रह करके प्रॉपर तैयारी करें, तो दोस्तों इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर, मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन कोर्स ज्वाइन करने के लिए एम के लाइव कोड जरूर लगाइएगा, अन्यथा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, क्या ध्यान रखिएगा। तो देखो, 80 वर्षों की विरासत, 18 फरवरी 1946 की वो बात है, ये रही इतिहास का। हम लोगों ने 1857 से लेकर के 1946 तक बहुत लंबा समय संघर्ष में गुजारा था ब्रिटिश सरकार के साथ आजादी के लिए, और 1946 तक हम लड़ते झगड़ते पहुंच गए थे कि अब आजादी मिलेगी कि तब आजादी मिलेगी। और इस आजादी में एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ वामपंथी थे, एक तरफ कुछ अन्य लोग भी थे, कुछ तरफ आपके क्रांतिकारी भी थे, तमाम तरह के लोग थे भारत के, जो अलग अलग विचारधारा के होते हुए सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, देश की आजादी। और उस समय पर सोचिए, कुछ नौसेना के लोगों ने ब्रिटिश राज्य की, जिसकी सैन्य अभेद्यता की चर्चा की जाती थी कि भाई उनकी जो सेना है वो अभेद्य है, उसको नहीं खोला जा सकता, लेकिन इस विद्रोह ने उनके इस मिथक को तोड़ करके रख दिया। अगर आप देखेंगे तो देखेंगे 1946 रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, ये रहा उस समय का न्यूज है, उस समय ये दिया गया था, अब आप समझ सकते हो। और तब से लेकर के 18 फरवरी 2026 का समय आ चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन इसी समय को हमको समझना होगा कि 80 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है ना। उस समय इसे केवल एक औपनिवेशिक मत जो कहा जाता है कि औपनिवेशिक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि यह एक म्यूटनी थी, एक अनुशासनहीनता थी नौसेना के लोगों की। और हम कहते हैं, और ऐतिहासिक वास्तविकता जो है, जब आज का अध्ययन करते हैं, जब इसकी स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह सशस्त्र बलों पर ब्रिटिश नियंत्रण की समाप्ति थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर जो कब्जा किया था 1757 से लेकर के 1857 में प्रॉपर तरीके से जो सत्ता पर कब्जा किया था, वो सेना के माध्यम से किया था। और ब्रिटिश सरकार ने भारत में नौसेना, वायुसेना और थल सेना, सभी तरह की सेनाओं का गठन किया, उनकी अलग अलग रेजिमेंट बनाई, अलग अलग बटालियन बनाई, सारी चीजें की थी। और उसके माध्यम से हम पर उन्होंने अपना शासन किया, भारत को उपनिवेश बनाया, हमको गुलाम बनाया कह सकते हो, और हमारे संसाधनों को लूट करके वो लेके चले गए। लेकिन अगर उनकी वही सेना 1857 में पहली बार विद्रोह करती है, अब कहोगे बार बार आप सोच रहे होंगे कि 1857 में क्यों, तो 1857 में जब विद्रोह किया तो उनको उम्मीद नहीं थी कि सेना इस तरीके से विद्रोह करेगी, धार्मिक मुद्दे पर, सांस्कृतिक मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर। उसके बाद उन्होंने सेना का पुनर्गठन कर दिया था, संतुलन बनाकर रख दिया था कि यूरोपीय और भारतीय सैनिक कितनी संख्या में होंगे, भारतीय सैनिकों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, भारतीय सैनिकों की बटालियन कैसे बनाएंगी, जाति आधारित, धर्म आधारित या उनके क्षेत्र आधारित बनाई जाएंगी, जैसे सिख बटालियन है, महार रेजिमेंट है, ठीक है ना, राजपूत बटालियन है, गढ़वाल रेजिमेंट है। इस तरीके से जाति के आधार पर बांटो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने इसको संतुलित करने की कोशिश की थी। और 1857 से लेकर के 1946 तक लगभग 90 साल वो इसी व्यवस्था के तहत भारत को चलाते रहे, और इसी सेना के माध्यम से उन्होंने भारत के बड़े से बड़े आंदोलन को कुचला, चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930-31 का आपका सबने अवज्ञा आंदोलन हो, या 1942 का आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, उनके आंदोलन हो, श्रमिक आंदोलन हुए हों, ठीक है ना, कोई भी हो, उन सभी को इस सेना के माध्यम से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर उसी सेना का एक अंग उनके खिलाफ विद्रोह कर बैठे तो क्या होगा। और उसी सेना के माध्यम से देखिएगा उन्होंने म्यांमार पर जाकर कब्जा किया, उसी सेना के माध्यम से उन्होंने सोचिएगा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी की भारत की तरफ से, और वही विद्रोह करने लगे तो उससे केवल अनुशासनहीनता मानोगे अंग्रेजों की तरह जो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या एक वास्तविकता मानोगे कि हां अब ब्रिटिश सरकार का सशस्त्र बलों पर कब्जा नहीं रह गया है, एक नई अवधारणा के तहत क्या मानोगे? यह बात आप लोग जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी क्लास को ढंग से नहीं समझा और इतिहास को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे चलते हैं।
इसका मतलब है कि इसके पीछे के कारण क्या थे, क्या क्या नहीं थे, आखिर यह हुआ क्यों था, कैसे हुआ था। तो देखिए, इसके लिए 3 कारण थे। एक, भारतीय जो सैनिक थे, रेटिंग्स जिन्हें कहते हैं, उनको वेतन बहुत कम मिलता था अंग्रेजों की तुलना में, और ये 1857 के बाद ही उन्होंने करना शुरू कर दिया था भेदभाव। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। जैसे कहीं बाहर गए तो उनको अलग रखा जाता था, अंग्रेजों को अलग रखा जाता था, उनको भोजन अलग दिया जाता था, यहां पर अलग किया जाता था। भोजन, सोचिए, उनको अच्छा भोजन नहीं दिया जाता, दाल वगैरह प्रॉपर नहीं मिलती थी, सोचिए। और जब युद्ध करने की बारी आती थी, हिंदू जो आपके भारतीय हिंदुस्तानी सैनिक है उनको आगे कर दिया जाता था, जंगल में कहीं भटक रहे हैं उनको आगे कर दिया जाता था, और उनको छोड़ के चले जाते थे। तो ये कंडीशन थी। उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस समय होता था। एक तो ये लगातार उनके मन में ये भराता चला आ रहा था, लगातार भरता हुआ चला आ रहा था। दूसरा एक कारण और भी था, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि आपके सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनाई थी, और आईएनए के माध्यम से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा किया था। और नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने के बाद जब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया तो इस सेना ने, आईएनए भी हार गई जापान के साथ, इस सेना ने भी सरेंडर कर दिया, और उन पर लाल किले में खुले स्तर पर आजाद हिंद फौज का मुकदमा चलाया गया। और इस बात से भी राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज फैली, और जय हिंद के नारे जहाजों पर भी गूंजने लगे, क्योंकि इनको लेकर के ये सारी चीजें हुई। सबने विरोध किया कि खुले में और लाल किले में एक साथ सामूहिक रूप से डिसीजन कैसे दिया जा सकता है। तो उसके समर्थन में और अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों में एक जोश बना, क्योंकि वो आईएनए के जो सैनिक थे, कहीं ना कहीं वो सभी वो सैनिक थे जिनको जापान ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और अंग्रेजों ने साथ छोड़ दिया था। उन सैनिकों ने ही जाकर के जापान की सहायता से अपनी आईएनए का गठन किया था। और तीसरा था आपका आर्थिक संकट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारतीय सेना लौटी तो एक तो वहां से वैसे ही परेशान थी, और ऊपर से इनको छटनी करने की कोशिश की जाने लगी थी, डिमोबिलाइजेशन, और महंगाई बढ़ रही थी, तो उनका खर्च पानी कैसे चलेगा, वेतन बढ़ा नहीं, और इनकी छटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई कि इनको हटाया जाए, सारी चीजें की जाए। सो दीज आर सम फैक्टर्स बिहाइंड द म्यूटनी और रिवोल्ट ऑफ द नेवी। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से उस समय के सैनिकों में एक, कहा जाए कि मन स्थिति में बदलाव आने लगा था। कुल मिलाकर के अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, इसकी शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई से। बंबई में एमएचआईएस तलवार जो जहाज था, उस पर एक सैनिक था, उसका नाम था बीसी दत्त। अगर आप ध्यान से देने सुनेंगे तो बीसी दत्त नाम का एक व्यक्ति था, और उसने इसकी शुरुआत की थी। बीसी दत्त, एमएचआईएस तलवार जहाज है, और उस पर इसने लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस तरीके से यहां से शुरू हुआ विद्रोह। सोचना, बंबई से ये शुरू होकर के ये कराची बंदरगाह, कराची के बाद मद्रास, मद्रास के बाद विशाख के बाद कलकत्ता, और सभी जगह पर ये फैलता चला गया। 78 युद्धपोत, 20 तटवर्ती स्थान जहां पर थे, और 20,000 से ज्यादा सेलर्स यानी कि सैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 20,000 से ज्यादा। HMSIS ये रहा, मैंने क्या लिखा, HMAIS ये रहा, HMAIS ये रहा। और इसको उन्होंने शुरू किया इस तरीके से, बीसी दत्त ने। और जैसे ही पहुंचा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सारी चीजें की। और विद्रोह का केंद्र था तो मुंबई, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई देने लगी, और दिल्ली के साथ साथ अंतर्देशीय केंद्रों तक पहुंचना शुरू हो गया, ठीक है ना। और यह म्यूटनी नहीं बल्कि साम्राज्य के विरुद्ध एक अखिल भारतीय युद्ध की तरह बनने लगा, क्योंकि इसकी चिंगारी बाकी अन्य सैनिकों में, अन्य सेनाओं में पहुंचने लगी, आम जनता में पहुंचने लगी। आम जनता उद्वेलित होने लगी, आम जनता भी इसमें उद्वेलित होने लगी कि अब तो बस हो गया काम, सेना हमारे साथ आ गई। यह एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था। अब जब सोचिए, जब ऐसी स्थिति आएगी तो एक सत्ता जिसके पास अन्य शक्तियां हो, जिसके पास वायुसेना हो, थल सेना हो, क्या वो अन्य उस सत्ताओं पर भरोसा करेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि एयरफोर्स भी इसमें शामिल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि थल सेना भी शामिल हो जाए।
और कहते ना कि जब बिल्ली कुछ कर नहीं पाती तो दूध के भगोने को लुढ़काने की कोशिश करती है, तो अंग्रेजों ने भी वही करने की कोशिश की कि उनको भरोसा हो गया कि अब अन्य सेना भी कहीं ना कहीं धोखा दे सकती है, तो क्यों ना इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब ये बात का जब आकलन किया गया कि ब्रिटिश सरकार ये कर सकती है, तो भारतीय जो सैनिक हैं, भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके मन के अंदर भी चीजें बदलना शुरू हो गई, उनके भी विचारधारा सामने आने लगी। क्या ये सही है या गलत है, सारी चीजें, तो उस पर भी विचार होने लगे। अब इसमें कंडीशन क्या थी कि ये इतना ज्यादा क्यों हो गया था? क्योंकि हकीकत ये थी कि इन सैनिकों ने कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा, कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा, ये सबको मिलाकर के लगाना शुरू कर दिया। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक अभूतपूर्व आंदोलन बन गया। जिस समय 46 में हिंदू मुस्लिम एकता एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही थी, एकता नाम की चिड़िया नहीं थी, एकता नाम नहीं था, एक दूसरे के खिलाफ मारकाट, हत्याएं, बलात्कार सब हो रहे थे, उस समय में ये एकता की बात कर रहे हैं। बॉम्बे के भिंडी बाजार और मिल क्षेत्रों में नागरिकों ने सैनिकों के समर्थन में एक बड़ी बैरिकेड्स बना दी, यानी जनता भी इसमें शामिल हो गई। और इस समय साहिर लुधियानवी की बड़ी बात, अच्छी बात सामने आती है। झुलसे हुए वीरान गुलशन में एक आस उम्मीद का फूल खिल गया। मतलब जो वीरान गुलशन है उसमें एक उम्मीद का एक फूल यहां पर खिल गया। साहिर लुधियानवी की लाइन है, बड़ी अच्छी सी है, वीराने में एक फूल खिल जाए, एक उम्मीद का फूल खिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही इसी तरह का ये आंदोलन था। अब बात आती है कि इस पर इन लोगों की ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुई। ब्रिटिश प्रतिक्रिया तो मैंने आपको बताई, वो सीधे सीधे समिट और पेरिस, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर आपको मिटा दिया जाएगा। और ये आदेश दिया था एडमिरल गॉडफ्रे ने। उसने अपनी सारी तोपें, सारे एयरफोर्स के जहाज वगैरह सब इन पर तान दिए, पूरी तरीके से ये तान दी गई जहाजों के ऊपर कि हम बिल्कुल नष्ट कर देंगे। ब्रिटिश सेना ने इसे सीरियस थ्रेट इनटू इंपीरियल कंट्रोल को माना कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आपका एक कदम है और इसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, हम खत्म कर देंगे। नौसेना के विद्रोह कुचलने के लिए वायुसेना और थल सेना का उपयोग करने का उन्होंने आदेश जारी कर दिया। मशीन गने, तोपखानों के 200 से अधिक लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। कुछ जगह पर उन्होंने किया भी था, कुछ कुछ जगह पर दिखाने के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी उन्होंने कर दिया। और इस तरह से इसका कंसेप्ट क्या था कि रियलाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कैन नो लॉन्गर बी रिलाइड अपॉन। इसका मतलब था कि उन्होंने अब यह मान लिया था कि भारतीय सेना पर अब हम आगे भरोसा नहीं कर सकते। कांट वी रिलाई ऑन इंडियन आर्म फोर्सेस, नहीं कर सकते हैं। यह अंग्रेजों के समझ में आ चुका था, इसलिए वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अब यहां पर राजनीतिक जो सत्ता थी, एक तरफ आपके पटेल साहब, नेहरू और गांधी हैं और दूसरी तरफ आपके जिन्ना हैं। अब इनके सामने बड़ा संकट, क्योंकि इनको यह लग रहा था कि अब तो सत्ता बिल्कुल मिलने वाली है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, अब हमको अथॉरिटी दे दी जाएगी और बातचीत चलना शुरू हो चुकी थी, सारी की सारी बातचीतें स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? और दोनों ही लोग कभी भी अराजकता के माध्यम से, विद्रोह के माध्यम से सत्ता ग्रहण करना नहीं चाहते थे। अनियंत्रित सत्ता उनको नहीं चाहिए थी, यानी कि इनको लग रहा था इन पार्टियों को अराजकता हो सकती है। सत्ता हस्तांतरण के समय अनियंत्रित संघर्ष उनको नहीं चाहिए। हमें मरे हुए लोगों के साथ, मरे हुए सैनिकों के साथ सत्ता नहीं चाहिए। उनको आगे भविष्य के लिए स्वतंत्र भारत की सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह होना चाहिए। गांधी ने साफ साफ कहा था, पटेल जी को भेजा था, जिन्ना को भेजा था कि जाइए समझाइए कि हम इनके साथ नहीं हैं। गांधी ने बिल्कुल साफ कहा था कि हम इनके साथ नहीं हैं, इनको तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आपको भोजन अच्छा नहीं मिलता, नौकरी छोड़ दीजिए, वेतन अच्छा नहीं मिलता, नौकरी छोड़ दीजिए, भेदभाव होता है, नौकरी छोड़ दीजिए। सैनिकों को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। हालांकि कई सारे लोगों ने, अरोड़ा आसफ अली जैसे लोगों ने गांधी के इस विचारधारा का उन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन गांधी का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। आजादी मिलने के बाद में अगर सेना राजनीति के कंट्रोल में आने लगी और सेना राजनीति करने लगी, सेना देश चलाने लगी, सेना अगर देश को संचालित करने की स्थिति में आने लगी, तो भारत जैसा देश कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाएगा।
इसलिए सेना को केवल सरकार का आदेश मानने लायक होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। गांधी की सोच बहुत दूर की थी और यही वजह है कि आज भी भारत में सेना वही करती है जो सरकार चाहती है। और आज तक भारतीय सेना का कभी भी भारत सरकार के खिलाफ कोई एक एक्शन नहीं हुआ, नेवर। वो गांधी की बहुत लंबी सोच थी और इसलिए पटेल जाते हैं, इधर से जिन्ना को भेजा जाता, जाइए, और वार्ता और शक्ति के माध्यम, कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से उन्होंने वो सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, संघर्षों के माध्यम से नहीं। और इसीलिए उन्होंने आत्मसमर्पण करवाया कि भाई आत्मसमर्पण करिए। 23 फरवरी 1946 को, महीने 2 महीने भी नहीं, 5 दिन के अंदर की घटना है ये। हजारों सैनिकों की बर्खास्तगी और कोर्ट मार्शल किया गया उस समय, ठीक है ना। और इन लोगों ने सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं, भारत के सामने कर रहे हैं। और आजादी के बाद भी इन विद्रोहियों को सेना में वापस नहीं लिया गया। चाहिए यह हुआ, वास्तव में हुआ, आजादी के बाद भी नहीं लिया गया। अब इसका प्रभाव क्या था? सबसे बड़ी चीज थी इसके प्रभाव को लेकर के। प्रभाव यह था कि ब्रिटिश की अब इसके आगे एग्जिट स्ट्रेटजी बन चुकी थी, क्योंकि अब उनको भारतीय सेना पर भरोसा नहीं रह गया। फरवरी 1946 नौसेना का विद्रोह और उसके बाद मार्च में तुरंत उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा कि जाओ यार, बातचीत करो, खत्म करो, अब हमें यहां से निकलना है, सत्ता सौंपो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, चलो अब यहां से। और यह कोई संयोग नहीं था कि ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिला दिया कि बलपूर्वक भारत पर अब शासन नहीं कर सकते, अब यह असंभव है। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को अनिवार्य और त्वरित कर दिया कि जल्दी करो। यह इसी विद्रोह का परिणाम है, क्योंकि अब सेना भरोसे लायक नहीं रहेगी, क्योंकि सेना के माध्यम से तो आप चला रहे थे, अब किस आधार पर आगे चलाओगे? तो यह कंसेप्ट था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील यह आंदोलन था, यह विद्रोह था। सांप्रदायिक एकता का अंतिम प्रदर्शन था। इसके बाद कभी सांप्रदायिक एकता नहीं हुई, लेकिन हां, इसमें जो सीमा थी वो थी कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व और रणनीति नहीं थी, और विभाजन को रोकने में यह आंदोलन असफल रहा। लेकिन भारत का विभाजन हुआ, वो एक अलग घटना है, लेकिन यह कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसने स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर दिया। यानी कि बेशक यह विद्रोह असफल हुआ, लेकिन इसका परिणाम सफल था। इसने स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर दिया। मुश्किल से 1-1.5 साल शासन रहा, 1-1.5 साल के अंदर सत्ता हमको मिल गई। यह इस आंदोलन की सीमा है। तो इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोग देख सकते हैं कि आंदोलन कितने दिन तक चला, ये रहा, कहां पर चला, किस व्यक्ति ने किया, ठीक है ना। MS खान और BC दत्त, ब्रिटिश कमांडर जिसने सत्ता इसको नष्ट करने का आदेश दिया। नारा क्या था? ना एक भाई ना एक पाई, नो कॉइंस नो ब्रदर्स। हमें ये अंग्रेज हमारे कोई भाई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और कैबिनेट मिशन प्लान तुरंत इसके बाद लाना पड़ा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 1946 के नौसेना विद्रोह ने किस सीमा तक ब्रिटिश वापसी को अपरिहार्य बना दिया, विश्लेषण कीजिए। या रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व पर चर्चा कीजिए। निबंध में क्वेश्चन बन सकता है, निबंध का टॉपिक है ये आपके लिए, क्या सैन्य राष्ट्रवाद स्वतंत्रता का उत्प्रेरक बन सकता है? बन सकता है। या इंटरव्यू में, क्या 1946 का विद्रोह 1857 की क्रांति से तुलनीय है? क्या तुलना कर सकते हो? क्या अंतर था, क्या समानताएं थी? बताइए। किसी भी तरीके से ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, यू मे आस्क। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहना है। ऑप्शनल का बैच मेरे साथ जरूर ज्वाइन कीजिए, इतिहास क्लास कंटिन्यू करिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा कि यह विद्रोह केवल स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम विस्फोटक अध्याय है, और वे अकेले ही स्वतंत्रता के कारक, परंतु वे अंतिम निर्णायक दबाव के प्रतीक थे जिसने ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए बेबस कर दिया। यानी कि आजादी केवल मेज पर की गई वार्ताओं का परिणाम नहीं थी, इसमें समुद्र की लहरों पर लिखी गई क्रांति भी शामिल थी। इसको याद कर सकते हो, लिख सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। थैंक यू। और
मेरे टेलीग्राम चैनल @मनोज कुमार हिस्ट्री, इस पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।